नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है मैं क्लास 6 के जो चैप्टर हैं उनमें पहला जो चैप्टर है ग्लोब, उससे मैं आपकी शुरुआत करूंगा। मित्रों, आप जानते हो कि जो टॉपिक आपके 6, 7, 8, 9, 10th की बुक में दिए हुए हैं और जो किसी भी सिलेबस में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे 100% 100% प्रश्न आपके बड़ी एग्जाम में आते हैं। और हर व्यक्ति आपको सुझाव देता है कि 6 से 12 तक की बुक आप पढ़ लीजिएगा, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो, चाहे एनसीईआरटी की हो। आप कोई सी भी बुक पढ़िएगा, उन सब बुक को यदि आप पढ़ ले अच्छे से 6 से 12 तक की बुक को आप पढ़ लेते हो तो कंपटीशन फाइट करना बिल्कुल आसान हो जाता है। ये ज़माना भी इस तरह का है कि इस ज़माने की दौड़ में यदि आपको चलना है तो हमें ये तरीका अपनाना ही होगा, ठीक है। और ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है क्योंकि लहरों ने उठने की अभी ठानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, क्योंकि अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। मित्रों, 100 बात की एक बात यह है कि कंपटीशन हमें कोई भी फाइट करना है, चाहे वो रीट का हो, चाहे आरएस का हो, या सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे आईएएस का हो, हमें 6 से 12 तक की बुक तो आपको पढ़नी ही होंगी। दूसरी बात यह है कि मैं अब जो स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं 6 के भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। इसके अलावा 6 से 12 तक के टॉपिक के जो पहले 6 के डालेंगे, फिर 7th के, फिर 8th के, फिर 9th के, फिर 10th के, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से भूगोल के जो टॉपिक जिस सब्जेक्ट में काम में आते हैं वो आपके डालेंगे। अब मैं आज एक उस टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ जो आपके 6th क्लास में दिया हुआ है, जिस टॉपिक का नाम है ग्लोब। ये जो ग्लोब जो टॉपिक है ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दिया हुआ है और इससे 100% आपके प्रश्न रीट जैसी एग्जाम में, ग्रेड 2 जैसी एग्जाम में, यहाँ तक ग्रेड 1, ग्रेड 1 जो है और आरएस सब इंस्पेक्टर जैसी एग्जामों में पूछा जाता है। और इसकी महत्ता रीट के लिए अभी सबसे अधिक है, क्योंकि अभी हमारे सामने एग्जाम रीट और पटवार जैसी एग्जाम है, उनमें इसकी महत्ता बहुत अधिक है। मित्रों, 6 के बुक में जो ग्लोब जो टॉपिक दिया है, उस ग्लोब टॉपिक के बारे में ये बताया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री किस पर झुकी हुई है? अपने अक्षांशीय वृत्त पर झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। वहीं हम ध्रुवों के सापेक्ष देखें, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के सापेक्ष देखें, तो इनके सापेक्ष हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। वहीं पृथ्वी ध्रुवों के सापेक्ष अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। अब सबसे ये तो झुकी हुई है, लेकिन ये होता है कि ग्लोब होती क्या है? तो ग्लोब की सीधी सी परिभाषा है कि जब धरातल के वास्तविक चित्रण को आप कागज पर काल्पनिक रेखाओं में अक्षांश और देशांतरों के जाल को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोब की परिभाषा भी आपके 6 की बुक में दी हुई है। तो परिभाषा मैं यहां पर आपको बता देता हूं ग्लोब की, जो 6 की बुक में दिया हुआ है। धरातल के वास्तविक मानचित्रण को जब कागज पर काल्पनिक रूप से
कागज पर काल्पनिक रूप से अक्षांश और देशांतरों के जाल में अक्षांश और देशांतरों के जाल में प्रदर्शित करते हैं तो उसे ग्लोब कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ये ग्लोब की परिभाषा होती है, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि धरातल के वास्तविक मानचित्रण को जब कागज पर काल्पनिक रूप से अक्षांश और देशांतरों के जाल में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, जिसमें ध्रुव, विषुवत रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये सब कुछ दर्शाया जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो पृथ्वी का आकार है वह न्यूटन नामक विद्वान ने, हमारी पृथ्वी का आकार न्यूटन नामक विद्वान ने नारंगी के समान बताया है। किसके समान बताया है? नारंगी के समान। जेम्स जीन्स ने हमारी पृथ्वी का आकार नाशपाती के समान बताया है। और पाइथागोरस पहले विद्वान हुए हैं, पाइथागोरस पहले विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी का आकार गोल बताया है। तो न्यूटन ने बताओ कैसा आकार बताया? नारंगी के समान। जेम्स जीन्स ने कैसा बताया? नाशपाती के समान। पाइथागोरस ने कैसा बताया? गोल बताया। जबकि वर्तमान भूगोलवेत्ता ये आपके 6 के बुक में दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का आकार जियोड बताते हैं। कैसा बताते हैं? जियोड बताते हैं पृथ्वी का आकार। और जियोड को हम कहते हैं पृथ्व्याकार। ये 6 की बुक में दिया हुआ है। तो न्यूटन ने नारंगी के समान, जेम्स जीन्स ने नाशपाती के समान, पाइथागोरस ने गोल, और वर्तमान भूगोलवेत्ता पृथ्वी का आकार कैसा बताते हैं? जियोड या पृथ्व्याकार बताते हैं। कि ना पृथ्वी पूरी तरह गोल है, ना अंडे के समान है, कि हमारी पृथ्वी का आकार जियोड है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो 6 की बुक में दी हुई है, वहां से आप पढ़कर आप देखोगे इस लाइन को, पहली बात तो आवश्यकता ही नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन वहां दिया हुआ है कि पृथ्वी का आकार जियोड सर्वप्रथम किसने बताया? ये बड़ी बात है। तो पृथ्वी का सर्वप्रथम आकार जियोड जो है वो फ्रांस के खगोल शास्त्री जा रिचर ने पृथ्वी का आकार सर्वप्रथम जियोड बताया। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो 6 की बुक में दिया हुआ है कि पहला व्यक्ति जिसने पृथ्वी का आकार जियोड के समान बताया वो कौन है? तो वो फ्रांस का खगोल शास्त्री जा रिचर है। फ्रांस का खगोल शास्त्री कौन है? जा रिचर, जिसने पृथ्वी का आकार कैसा बताया? जियोड बताया। और वर्तमान भूगोलवेत्ता भी क्या बताते हैं? जियोड बताते हैं। अब ये पूछ ले कि इन्होंने पृथ्वी का आकार कब बताया? तो 1671 ईस्वी में जा रिचर ने पृथ्वी का आकार 1671 ईस्वी में आपके किसके समान बताया था? जियोड के समान बताया था। ये पहला व्यक्ति है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 6 की बुक से निकल कर आती है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पकड़नी है। दूसरी बात ये है कि जा रिचर जो है इनको फ्रांस के राजा हुए हैं लुई 14, लुई 14, ये वहां का शासक हुआ है। इन्होंने
जा रिचर को फ्रेंच गुयाना भेजा। दक्षिण अमेरिका के निकट है फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है, यहां भेजा था। तो जा रिचर वहां चले गए थे, फ्रेंच गुयाना चले गए थे। 1671 की ये बात है। जब ये यहां गए तो फ्रेंच गुयाना में जाकर इन्होंने ये पाया कि इनका जो पेंडुलम की घड़ी है, पेंडुलम की जो घड़ी है, उस घड़ी के फ्रांस के समय में और फ्रेंच गुयाना के समय में 2.5 मिनट का अंतर पाया। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कारण है कि ये 2.5 मिनट का अंतर यहां पर आया है, कि लुई 14वें ने जा रिचर को फ्रेंच गुयाना भेजा। 1671 में यहां गए थे, लेकिन इन्होंने ये पाया था कि इनकी जो पेंडुलम की जो घड़ी है जिसमें ये टाइम देखा करते थे, उस पेंडुलम की घड़ी और फ्रेंच गुयाना के समय में 2.5 मिनट का क्या है, अंतर है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज करके बताई थी। इसके बाद ये किसने पाया था? जा रिचर ने पाया था। इस तरह की स्थिति उनको देखने को मिली, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कारण है कि भाई समय में अंतराल कैसे आया। इसी दौरान कुछ समय बाद 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया, इस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में इन्होंने यह तर्क दिया कि ये बताया था इन्होंने कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर होता है और सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। ये बात किसने कही थी? न्यूटन ने। इन्होंने ये बताया था कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर होता है। कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां होता है? ध्रुवों पर। और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पर होता है। ये बात किसने कही थी? आपके न्यूटन ने कही थी। और इसी से जा रिचर ने ये अनुमान लगा लिया, जा रिचर ने यह अनुमान लगाया कि फ्रेंच गुयाना विषुवत रेखा के निकट है। फ्रेंच गुयाना कहाँ स्थित है? विषुवत रेखा के निकट। जबकि फ्रांस ध्रुवों के निकट या उत्तर की ओर स्थित है। तो ये उत्तर की ओर स्थित होने के कारण यहाँ तक जब आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता है। ये 6 की बुक में दिया हुआ है, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा। बल का प्रभाव कम होता है, इसलिए फ्रांस के समय में और फ्रेंच गुयाना के समय में 2.5 मिनट का अंतर हुआ। किसमें? पेंडुलम घड़ी में। यह अंतर तब जाकर 1687 में किसको समझ में आया था? जा रिचर को। तो सबसे बड़ी बात यहां निकल कर आई है, आपसे सीधा सा क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहां होता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल मित्रों ध्रुवों पर होता है। और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल कहां होता है? विषुवत रेखा पर। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जा रिचर ने हमें प्रदान किए हैं। और ये कब दिए? जब न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉज दिया था,
तब ये हमें इन्होंने बताया था और कहा कि फ्रांस उत्तर में स्थित है तो ये ध्रुवों की ओर है तो उधर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, जबकि फ्रेंच गुयाना विषुवत रेखा की ओर है और विषुवत रेखा की ओर है तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसलिए समय में क्या आ गया, अंतर आ गया, समय में अंतराल आ गया। ये बात हमें सर्वप्रथम जॉन रिचर ने बताई थी और जॉन रिचर ने ही पृथ्वी का आकार जियोड के समान बताया है, जो आपकी 6 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आरबीएससी की बुक में लिखा हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से निकलता है। ओके, इसके बाद इसी बुक में आपके इसी चैप्टर में ग्लोब में हमें कटिबंधों के संदर्भ में बताया है। कटिबंध के अलावा हमें अक्षांश के संदर्भ में बताया है। तो सबसे पहले हम अक्षांश पे चर्चा करते हैं कि जब पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, कैसी रेखाएं खींची जाती हैं, क्षैतिज, तो पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज या आड़ी जो रेखाएं होती हैं, वे सभी रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। वे सभी रेखा क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती है। ओके, तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज या आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती है। ओके, हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांश 180 होते हैं। कुल अक्षांश कितने होते हैं, 180, जबकि कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती है। तो कुल अक्षांश 180, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 181 होती हैं। ये जरूर आप ध्यान में रखना, ठीक है। वहीं हमारी जो पृथ्वी है इस पर खींची गई कुल अक्षांश रेखाएं, खींची गई कुल अक्षांश रेखाएं 179 होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। कितनी होती है, 179 होती है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो दो रेखाएं बिंदु के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। दो रेखाएं किसके रूप में प्रदर्शित की जाती हैं, बिंदु के रूप में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज या आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। कुल अक्षांश 180 होते हैं, अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, जबकि दो बिंदु के रूप में होती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इस तरह से जब 100 खींची गई कितनी होती हैं, 179 होती हैं। मतलब कि 0 से 89 डिग्री और 0 से 89 डिग्री, तो इधर 178 और बीच में 0 डिग्री भी होती है। तो इसको जब हम काउंट करते हैं तो खींची गई रेखाएं कितनी होती हैं, 179 होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन प्रत्येक अक्षांशों के मध्य में, कि जैसे 0 से आप 1 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाते हो और 0 से 1 डिग्री आप दक्षिणी गोलार्ध में जाते हो, तो इन दोनों के मध्य में 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। यह आपको ध्यान में रखना है कि दो अक्षांशों के मध्य में, दो अक्षांशों के मध्य में मध्य में 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है।
होती है। 111.13 किलोमीटर क्या होती है? दूरी होती है। वहीं दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपके 6 की बुक में कटिबंध दिए हुए हैं और हमें कटिबंध तक पहुंचना है। अक्षांशों के ज़्यादा विवरण नहीं है, बस इतना दिया है कुल अक्षांश कितने हैं 180, इतना उसमें दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में कितने होते हैं 90, दक्षिणी गोलार्ध में कितने होते हैं 90, केवल इतनी सी बात है उसमें। लेकिन हम जो हैं आपको जो बता रहे हैं कि दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, क्योंकि हमें कटिबंध तक जाना है जो 6 की बुक में दिया हुआ है। और क्षैतिज जो रेखाएं खींची जाती हैं वो आपके अक्षांश कहलाती हैं, केवल इतना सा दिया हुआ है, ठीक है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी वहां लिखित नहीं है, लेकिन ये फिर भी मैंने मेरी तरफ से इसलिए बताई है क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर की होती है। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि आपके इसमें ये तो दिया हुआ ही है कि इतनी दूरी होती है, लेकिन हम जब कटिबंधों की बात करते हैं और जो आपके दिए हुए हैं कि ताप कटिबंध, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके दिए हुए हैं। तो अक्षांशों के आधार पर हमने पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध में तीन ताप कटिबंधों में बांटा है। 3 ताप कटिबंध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी तीन ताप कटिबंधों में बांटा है। 3 ताप कटिबंधों में बांटा है। ये चीज उसमें दी हुई है। अब जैसे उन्होंने कैसे बांटा? एक तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, और उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और इस क्षेत्र का नाम दिया है उष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में आपके 0 से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये आपके ताप कटिबंध दिया है। इसको आप मकर रेखा कहते हैं, और मकर रेखा और विषुवत रेखा, क्योंकि हम जो है 0 डिग्री को विषुवत कहते हैं, इसके मध्य के क्षेत्र को भी उष्ण कटिबंधीय कहा है। क्या कहा है? उष्ण कटिबंध। तो ये ध्यान में रखना कि 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक और 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक जो ताप कटिबंध होगा वो उष्ण कटिबंध होगा। कौन सा होगा? उष्ण कटिबंध होगा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, जिसे आप अंटार्कटिक व्रत कहते हैं, अंटार्कटिक व्रत कहते हैं, इनके बीच का जो ताप कटिबंध है मकर रेखा से और अंटार्कटिक व्रत का, उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ही 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, आप जानते हैं कि 66.5 डिग्री को हम आर्कटिक व्रत कहते हैं, आर्कटिक व्रत। तो इसके बीच के क्षेत्र को भी शीतोष्ण कटिबंध कहा है। क्या कहा है? शीतोष्ण कटिबंध। वहीं 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इधर जो आपके कटिबंध है अंटार्कटिक व्रत से, इसे शीत कटिबंध कहा है। कौन सा कटिबंध कहा है? शीत कटिबंध। और इधर भी आपके आर्कटिक व्रत से और 90 डिग्री तक के अक्षांश को शीत कटिबंध कहा है। क्या कहा है? शीत कटिबंध। तो यहां पर आपके मुख्य अक्षांश भी निकल कर आए और कटिबंध भी निकल कर आए। अब देखो मुख्य अक्षांश कौन कौन से निकल कर आपके सामने आए।
एक तो आया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को कहा गया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, रेखा और इक्वेटर लाइन। साढ़े 23 डिग्री को कहा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, कहा गया कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा गया आर्कटिक व्रत। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा गया, उत्तरी अक्षांश को कहा गया उत्तरी ध्रुव। ये सब के सब उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इस ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो ये 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, इसे कर्क रेखा कहा। ये 66.5 डिग्री है, इसे आर्कटिक व्रत कहा। और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे उत्तरी ध्रुव कहा गया। तो इस तरह से ये आपके उत्तरी गोलार्ध के मुख्य अक्षांश हैं। अब रह गया दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध रहा? दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही फिर दक्षिणी गोलार्ध में आपके मुख्य अक्षांश बताए गए 0 डिग्री, इसके बाद है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा मकर रेखा, मकर रेखा कहा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा गया अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत कहा। वहीं आपके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा गया दक्षिणी ध्रुव। क्या कहा गया? दक्षिणी ध्रुव कहा गया। इस तरह से ये वर्गीकरण किया। और इनके बीच आपके 3 कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में और 3 कटिबंध आपके ताप कटिबंध कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में बना दिए गए। जो विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक है मित्रों, उसे कहेंगे उष्ण कटिबंध। जो विषुवत रेखा से मकर रेखा तक है वो भी आपके कौन सा ताप कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। जो 23.5 मतलब कर्क रेखा से आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, उसे क्या कहा गया? आपके शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा से अंटार्कटिक व्रत 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है, उसे कहा गया शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक या उत्तरी ध्रुव तक है, उसे कहा गया शीत कटिबंध। ऐसे अंटार्कटिक व्रत या 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री तक जो आपके बताया गया है, उसे कहा गया शीत कटिबंध। तो ये प्रथम पार्ट में मैंने ये चीज़ें आपके ग्लोब टॉपिक से बताई हैं। और ये ग्लोब के कम से कम 4 पार्ट आपके आएंगे, तो उनमें मैं अलग अलग चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके 6 की बुक में दिए हुए हैं। एक बार मैं इसे रिवाइज करवा देता हूं। जो जो बातें मैंने बताई हैं आप मेरे साथ इसे देखते चलिएगा। मैंने जिन चीज़ों के बारे में बताया है, सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि ग्लोब हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर झुकी हुई है, ध्रुवों के सापेक्ष 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। तो ध्रुवों के सापेक्ष 66.5 डिग्री, और वैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि ग्लोब की परिभाषा क्या होती है कि धरातल के वास्तविक मानचित्रण को जब कागज पर काल्पनिक रूप से अक्षांश और देशांतरों के जाल में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसे ध्यान में रखना। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी का आकार न्यूटन ने नारंगी के समान बताया, जेम्स जीन्स ने नाशपाती के समान बताया, पाइथागोरस ने गोल बताया, और वर्तमान भूगोलवेत्ताओं ने जियोड या पृथ्वाकार बताया। ये 6 बुक में दिया हुआ है। और सर्वप्रथम जियोड या पृथ्वाकार किसने बताया था? फ्रांस के खगोल शास्त्री जारिचर ने। कब बताया था? 1671 में। और इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी का आकार जियोड बताया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ 6 की बुक से निकल कर आती है।
फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि फ्रांस के जो जारिचर हैं इनको लुई 14वें ने आपके फ्रेंच गुयाना भेजा था, जो आपके फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है, ये वहाँ गए थे। तो इन्होंने क्या पाया कि इनकी जारिचर की पेंडुलम की घड़ी और फ्रेंच गुयाना के समय में 2.5 मिनट का अंतर है, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा सके। लेकिन जैसे ही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया और न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर होता है और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पर होता है, तो उसके बाद जारिचर ने पूरी दुनिया को बताया कि भाई फ्रांस उत्तर में स्थित है, फ्रेंच गुयाना दक्षिण में है, विषुवत रेखा के निकट है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें अंतर होता है, इसलिए फ्रांस और फ्रेंच गुयाना के समय में 2.5 मिनट का अंतर होता है। ये बात दुनिया को फ्रांस के खगोल शास्त्री किसने बताई थी? जारिचर ने बताई थी। दूसरी बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव भी इन्होंने लोगों को समझा दिया था। फिर आपके 6 के बुक में दिया हुआ है अक्षांश और कटिबंध, और ताप कटिबंध आपके स्पष्ट दिया हुआ है। तो अक्षांश देखो कुल मित्रों 180 होते हैं, अक्षांश रेखा 181 होती है, क्योंकि 0 डिग्री को अक्षांश नहीं गिना जाता, क्योंकि 0 इज नॉट ए काउंटेबल नंबर। 0 जो है एक गिनने वाली संख्या नहीं है। दूसरी बात यह है कि ग्लोब पर जो क्षैतिज या आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। कुल अक्षांश 180, अक्षांश रेखाएं 181, खींची गई अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं, 2 बिंदु के रूप में होती हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, ये बेसिक बात मैंने आपको बताई है, वैसे उसमें दिया हुआ इतना है नहीं है। फिर 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी आपको ध्यान में रखनी है, 111.13 किलोमीटर होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपकी काम आएगी, जो 6 की बुक में है, कि 2 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, और कटिबंध का उद्देश्य जलवायु का क्या होता है? निर्धारण करना होता है। हमारी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध में 3 ताप कटिबंध और दक्षिणी गोलार्ध में 3 ताप कटिबंध में से बांटा है। जो विषुवत रेखा से 0 डिग्री से और 23.5 डिग्री अक्षांश तक है उसे उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा गया है। जो दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से मकर रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसे भी आपके उष्ण कटिबंध कहा है। जो 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त कहते हैं, उनके बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा है। क्या कहा है? शीत कटिबंध कहा है। और जो आर्कटिक वृत्त से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और अंटार्कटिक वृत्त से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, ऐसे क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा है। इस तरह से 3 कटिबंध हो गए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। यही उत्तरी गोलार्ध में है और ये कि यही आपके कहाँ पर हैं? दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर मुख्य अक्षांश निकल कर आए कि कौन कौन से मुख्य अक्षांश होते हैं। तो 0 डिग्री को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वहीं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब मैं रेगुलर आपके 6 के जितने भी टॉपिक रीट के काम में आते हैं पहले वो डालूंगा, फिर साइंस रीट लेवल 2 में भी आपके जैसे ब्रह्मांड से क्वेश्चन आते हैं तो फिर उसके टॉपिक डालेंगे जो 6 की बुक में है। इसके बाद मैं 7th के स्टार्ट करूँगा, फिर 8th के, फिर 9th के, 10th के। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से डॉक्टर हितेश शर्मा को जितना आप पहचान दिलाएंगे, आपका प्यार जितना मुझे पहचान दिलाएगा, उसके लिए मैं आभार, आपका दिल से आभारी रहूँगा। और मैं नियमित तौर पर इस तरह के जो चैप्टर्स हैं वो डालता रहूँगा। तो आप मेरी तो रिक्वेस्ट ही है, विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े और तभी हम एक ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।